नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। इस समय पूरे देश में और भारत के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर हलचल मची हुई है। युद्ध शुरू हो चुका है, तोप और गोले की आवाज़ सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच हम जो आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं, उन जानकारियों को और अधिक पुख्ता करने के लिए, नई जानकारी से अपडेट कराने के लिए और आने वाले वक्त में क्या होगा इसके लिए हमने एक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी को स्टूडियो में बुलाया। वो आए, उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू। राजा भाई, आप बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पहले से कर देते हैं, या यूँ कहें कि आपका जो प्रिडिक्शन है वो सच साबित होता है, कई बार हमने देखा है। और पत्रकारिता में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये बात दावे के साथ करते हैं, तारीख के साथ करते हैं और समय के साथ करते हैं कि इस तारीख को ऐसा ऐसा होगा और आने वाले वक्त में जो ये युद्ध होने वाला था इसकी जानकारी आपने आपके हॉटलाइन मीडिया पर पहले से दे दी थी, जो हम सबको वही पता थी। लेकिन कोई भी सोच नहीं सकता था कि पहलगाम का हमला होगा, वहाँ पर बेकसूरों की जान जाएगी, उसके बाद सिंदूर कांड होगा और सिंदूर कांड के बाद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई युद्ध में तब्दील हो जाएगी। बताइए। थैंक यू राजेश भैया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो सबसे पहले मैं आपके स्वतंत्र नाव को बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तकरीबन 2-2.5 लाख की जो व्यूवरशिप हमारी है चैनल की। और मैं राजेश भाई आपको बहुत पिछले 3 दशक से आपको जानता हूँ। आपका जो जर्नलिज्म में पैशन और डेडिकेशन है काबिल तारीफ़ है। और आप जिस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को, अपने जर्नलिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ जी। जैसा कि आपने पूछा कि ये फोरकास्ट, या देखिए 2 अलग अलग विषय हैं। जर्नलिज्म मूल रूप से सोर्स बेस्ड बिजनेस है, इंफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस है और नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है। तो मेरा एक परमानेंट कोट है जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आई डू बिलीव इन माई नेटवर्क। तो मैं संबंधों में निवेश करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इसलिए जो जर्नलिज्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है। हॉटलाइन जिसका आपने जिक्र किया, तो हॉटलाइन पे देश के नीति निर्णायक लोग जुड़े हुए हैं और उसके आधार पे हम कोई बड़ी खबर ब्रेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राजेश भाई, हम पब्लिक डोमेन की किसी खबर को कैरी नहीं करते हैं। या तो हमारे पास खबर है, नहीं तो फिर दिन भर हमारे पास खबर नहीं है। हम पब्लिक डोमेन की किसी भी खबर को कवर नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग प्लेटफॉर्म दिस। अब आपने पूछा फॉरकास्ट कैसे करते हैं, ये एक अलग विषय है। देखिए, ये मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट का विषय है और एस्ट्रोलॉजी में मैंने कहीं थोड़ा अध्ययन किया है, या मेरा रुचि का विषय। उसके आधार पे मैं इन प्लैनेट्स की कमेंट्री सुनता हूँ और प्लैनेट्स की जो कमेंट्री मुझे सुनाई जाती है उसके आधार पर मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ। और इंटरप्रिटेशन करके मैं फिर हिस्ट्री से उसको टैली करता हूँ कि किस किस समय कौन कौन से योग बने थे। तो एक रिसर्च का भी विषय है, एक संदर्भ का भी विषय है, प्लस एक ज्ञान का भी विषय है कि आप इसमें कितना डीप इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों को पढ़ने की चेष्टा करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि भारत का जो युद्ध चल रहा है, इसकी मोर और लेस मैंने प्रेडिक्शन जून 2024 में किया था। जून 2024 में जब मैं विक्रम संवत 2082 देख रहा था, उस समय 81 चल रहा था, तो 2082 देख रहा था, तो मुझे इस बात में समझ में आ रहा था कि 2082 में 29 मार्च के बाद, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 29 मार्च 2025 के बाद सितारों की जो गणना है वो बड़ी ही अलग विलक्षण युक्तियाँ बना रही थी। अब चूँकि देखिए, मेरा चूँकि इंटरेस्ट का विषय है, तो मैं इनकी कॉम्बिनेशन को, इनकी युक्तियों को समझने की चेष्टा करता हूँ कि यदि सितारे ऐसे साथ में बैठेंगे तो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। और उसको मैं यदि सामान्य भाषा में समझाऊँ तो राजेश राठौर और राजा शर्मा बात कर रहे हैं, वैसे प्लैनेट्स आपस में बात करते हैं। हाँ। जब वो प्लैनेट्स बात करते हैं तो उनके बात की मैं कमेंट्री सुनने की चेष्टा करता हूँ कि आपस में बात क्या कर रहे हैं। तो उस कमेंट्री में जब मुझे सुनाई आ रहा था, तो मुझे ये आ रहा था कि अब भारत को रणभूमि की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल सेनापति होता है और सैन्य हलचल की तरफ इशारा कर रहा था मंगल, और उत्तर भारत की तरफ कर रहा था जहाँ पाकिस्तान हमारे पीओके से कनेक्टेड है। तो ऐसी कई बातें थी जो मैंने संदर्भ वाइज सिलसिलेवार लिखी। फिर चूँकि मेरा इंटरेस्ट है और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस से इसलिए लिखता हूँ कि मुझे मालूम है सितारे झूठ नहीं बोलते हैं, तो सितारों की भाषा समझने वाला चाहिए। इस आधार पर मैंने कई कमेंट्री लिखी। एनीवे, देखिए जो हो रहा है वो एक मतलब इस शुरुआत कहिएगा इसको अभी आप, है ना। ये भी एक इनिशियल स्टेज है। ये लड़ाई वे लंबी है, ध्यान रखिएगा आप। इसमें पॉलिटिकल विलिंगनेस, हमारी सेना का सामर्थ्य, हमारे देश की जो यूनाइटी है, वो सब मैटर करेगी। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा देश का गौरव बढ़ेगा। ये मेरा कमेंट्री एस्ट्रोलॉजिकल है। ये जो लड़ाई आपने कहा है कि जारी रहेगी, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, विक्रम संवत 2082 पूरा देश दुनिया के लिए युद्ध भूमि का है।
भारत और पाकिस्तान उसमें कंटेंट हो सकते हैं, उसमें कंट्रीज हो सकते हैं। ये 2082 पूरा युद्ध भूमि का है, बढ़ेगा घटेगा ही चलता रहेगा। आप राजा देखिए। भाई 2082 जो विक्रम संवत थे वो हर कोई नहीं समझता है, जी जी। तो आप थोड़ा सा ईयर्स के हिसाब से थोड़ा क्लियर 2025 से मार्च से लेकर 2026 के मार्च तक, जी। मतलब विक्रम संवत जब हमारा क्या होता है, हिंदू हाँ, कैलेंडर जो है ना, हिंदू विक्रम कैलेंडर। संवत कैलेंडर। हाँ, हाँ। और विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के से उज्जैन नगरी से हुई है। तो हाँ। 2 कैलेंडर चलते हैं हमारे यहाँ पे। एक कैलेंडर चलता है अंग्रेजी का, जो हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, हाँ। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का चलता है। दूसरा कैलेंडर चलता है विक्रम संवत का चलता है। विक्रम संवत हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करता है। तब मैं विक्रम संवत का शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि विक्रम संवत अभी लगा है 29 मार्च से लगा है, जो गया है ना 29 मार्च जी। उसमें लगा है। तो 29 मार्च 2025 से विक्रम संवत शुरू हुआ है, ये रहेगा मोर और लेस अप्रैल 2026 तक। तो ये लड़ाई आपके हिसाब से अगस्त तक चलेगी? देखिए अगस्त तक टफ टाइम है। प्लेनेटरी इक्वेशन जो है ना अगस्त तक बहुत टफ है। इन प्लेनेटरी इक्वेशन में आप देखिएगा कि अप्स एंड डाउन आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे साल का विक्रम संवत का जो लीडर है वो सूर्य है, और राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। तो राजा निर्णायक हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो हमारे देश के राजा निर्णायक हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। और मंगल जो है सेनापति है, ध्यान रखिए आप। तो मंगल ने सेना लीड लेना शुरू किया है। तो ये प्लैनेट जो है ना एक व्यक्ति के जैसे बात करते हैं, प्लैनेट्स की व्यक्ति की जैसे कमेंट्री होती है, बस आपको समझने की आवश्यकता है इन चीज़ों की। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंगल प्रधान और सूर्य प्रधान ये वर्ष है। फिर गुरु अतिचारी हो रहे हैं, तो गुरु जब अतिचारी हो जाते हैं प्लैनेट्स में, एस्ट्रोनॉट्स में, तो आप मान के चलिएगा कि निर्णायक मुद्रा में आ जाते हैं। ये राजा भाई जो लड़ाई चल रही है जी ये शुरू हुई है पहलगाम के कारण जी और आतंकवाद के खात्मे के लिए बात कही जा रही है। जी। भारत जो है दूसरे देशों को यही लगातार 2-3 दिनों से कह रहा है। जयशंकर प्रसाद से लेकर सभी मंत्री ये कह रहे हैं। हमारे अजीत डोभाल जी जो है वो भी विदेशों के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे बात करके साफ कह रहे हैं कि भारत ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें सत्यता और इसमें असलियत क्या है? देखिए टेररिज्म जो है हमारे देश का जो मतलब देखिए जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाता हूँ। मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हाँ। उसके पीछे भी पाकिस्तान था। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम को आपने दुनिया को मालूम है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें थी। हाँ। फिर हमारे होटल ताज पे जो घटनाक्रम हुआ अजमल कसाब वाला, उसमें हाँ। पाकिस्तान सर्टिफाइड था, उसमें दुनिया को सबको मालूम है कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे ये, ठीक है। बिल्कुल। उरी का जो घटनाक्रम हुआ उसमें पाकिस्तान रहा। हाँ। कारगिल से हम लंबे समय तक लड़े, उसमें हाँ। पाकिस्तान है। अब पहलगाम हुआ, उसके पहले जब हमारे सैनिकों के ऊपर 14 फरवरी को जब हमला हुआ था उसके अगेंस्ट में हमने बालाकोट स्ट्राइक भी किया था। हाँ। तो ये तो सर्टिफाइड है कि आतंकवाद के खिलाफ ही तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को पनाह कौन दे रहा है, आतंकवाद को संरक्षण कौन दे रहा है, आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है, ये मैटर करता है। दुनिया को जानना पड़ेगा कि आतंकवाद को फीडिंग कौन दे रहा है, फंडिंग कौन दे रहा है। पाकिस्तान तो इटसेल्फ दिवालिया है, कंगाल है वो। हाँ। पाकिस्तान के बाद क्या है? पाकिस्तान को फंडिंग आ रही अन्य कंट्रीज से। तो जिन कंट्रीज को हमको संदेश देना है, तो ये संदेश केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हम, ये संदेश हमारे सामर्थ्य का हम दुनिया को दे रहे हैं कि भारत बहुत पीस में बिलीव करने वाला है। हिंसा में बिलीव ही नहीं करता भारत। हम अहिंसावादी लोग हैं, लेकिन हमको छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखो आप। तो हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा सामर्थ्य क्या है। हम ये जो रफ़ाएल और ये जो विक्रांतों को धूप बत्ती दिखाने के लिए थोड़ी लाए हैं, अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, ये सही समय में इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं। और हम दिखा रहे हैं करके कि हमारा सामर्थ्य क्या है, और हम बता भी देंगे लोगों को कि भारत का सामर्थ्य किस लेवल पे है कि इसकी गूंज यूएन तक सुनाई दे रही है। आप देख लीजिएगा। भारत की जो सैन्य शक्ति है जी वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए कई दिनों से हम देख रहे थे कि अत्याधुनिक हथियार खरीदे जा रहे थे, हमारी सेना को बहुत ताकतवर बनाया जा रहा था, उनको नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा रहा था। तो आप मानते हैं कि जो इस युद्ध के दौरान हमको देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से ख़ास तौर से, तो क्या हम वैश्विक जो है रूप से भी सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं? नो डाउट भारत आर्म्स एम्युनिशन में बहुत मजबूत है, पैरा मिलिट्री में हम बहुत मजबूत हैं, ध्यान रखिए आप। अच्छा। भारत, हाँ भारत, ये मान के चलिए भारत की यदि आप शीर्ष टॉप रैंकिंग में जाओ तो भारत के बाद वो सब आर्म्स एम्युनिशन फोर्सेस हैं जो दुनिया के अन्य देशों के पास है भी नहीं, ये नोट कीजिएगा बात आप, ठीक है। और भारत के पास अदर कंट्री का जो सपोर्ट है उसमें भी आप मान के चलिए इजराइल हमारे साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, ध्यान रखिए। इजराइल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से है आर्म्स एम्युनिशन में, ध्यान रखिएगा आप।
तो हाँ। हमको किसी प्रकार का एक आने का संदेह हमारी आर्म्स पे, एमिनेशंस पे, लीडरशिप पे करना ही नहीं चाहिए, और भारत के स्वभाव में नहीं है युद्ध करना, आपको बता रहा हूँ मैं। तो क्या पाकिस्तान इस गलतफहमी में रहा या पाकिस्तान मूर्खता कर बैठा कि आतंकवाद के मुद्दे पे जब निर्णायक लड़ाई की बात आएगी तो क्या पाकिस्तान ये समझने में भूल चूक कर गया कि भारत जो है सैन्य शक्ति बन चुका है? नहीं, पाकिस्तान को सब मालूम, देखिए इंटरनेशनल लेवल सबको सब मालूम है कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास रफ़ाइल है, एटॉमिक एनर्जी है, विक्रांत है, सब है। तो दुनिया को सबको मालूम है, कोई बंद कमरे की बात तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जो आपने कहा भूल कर गया है, मूर्खता कर गया, तो ये लगातार क्या होता है जब टेररिज्म चलता है, तो खासतौर से JNK वाले इलाके में जहाँ से स्पॉन्सर टेररिज्म चलता है, वहाँ पे उनको इस बात का अंदाज़ नहीं था कि इस बार कितना बड़ा हमको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बार नेक टू नेक की लड़ाई हो सकती है। उनको लगा कि जैसे हमने पिछली बार सेना पे हमला किया था वैसे ही स्ट्राइक होके या न भी हो, ऐसा करके बात आई गई हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, इस बार का जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है ना, ये निर्णायक मोड के लिए छिड़ा हुआ, आप ध्यान रखिए आप। तो निर्णायक मोड़ में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि PAO का वाला मामला, पाक अधिकृत जो कश्मीर का विषय सालों से चल रहा है और उसी को लेकर पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, कई घटनाएं जम्मू कश्मीर बेल्ट में ज़्यादा होती है, तो उसको लेके भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये लड़ाई उसी की है, उसको लेकर कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं, ये लड़ाई POK की है, मान के चलिए आप। अब ये POK कितने दिनों में हमारे पास आता है, भारत के पास आता है, आपको केवल इस बात का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं जब कहता हूँ तो थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि हम मतलब मीडिया में बात कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का एक गहरा अर्थ होता है, ध्यान रखिए। लेकिन इस बार जो लड़ाई है ना, हमारे सामर्थ्य की है, हमारे सामर्थ्य को, शौर्य को, पराक्रम को दिखाने की है। ये जो नाम सिंदूर रखा है ना, इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। ये सिंदूर नाम ने हमारी मातृशक्ति को, देवीय शक्ति को, जो उसकी सुहाग का प्रतीक है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी कि आतंकवादियों ने कहा कि बता देना मोदी को, हाँ, तो मोदी ने बता बिल्कुल। दिया कि मोदी क्या है। तो हाँ। आज की डेट में मोदी की लीडरशिप को आप बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। मोदी बहुत धीर गंभीर तरीके से परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं। 22 तारीख को हमारे देश पे हमला हुआ और हमने 6 तारीख को रिटर्न किया, मतलब 15 दिन का समय लेकर हमने तैयारियां करी पूरी इसकी। कोई, बिल्कुल। हाँ, ये कोई उठा मतलब ब्रेड एंड बटर नहीं है कि हमने मैगी बनाई और खा ली। इसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ती है, बैकअप लेके चलना पड़ता है सब एंगल से, अन्य देशों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो जी, इतनी लंबी जो लड़ाई चलेगी जी, और उस दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था का भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए एक बात बताऊं आपको मैं, जब आप आर्थिक व्यवस्था की बात करते हो तो मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं कि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, हाँ, और हमारा बाजार, शेयर बाजार जो है ना, तकरीबन 90 लाख करोड़ का फिगर मुझे याद आता है, हाँ, मार्केट क्रैश हो चुका था बिल्कुल। ड्यू कोर्स ऑफ इंटरवल्स में, पीरियड्स के अंदर, ठीक है। कई बार 15,000 करोड़, कई बार 30,000 करोड़, ऐसा करके 90 लाख करोड़ का फिगर चले गया था। तो क्या हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामर्थ्य को और हमारे राष्ट्रभक्ति को चैलेंज नहीं करेंगे? नहीं, हम बताएंगे कि हम इन चीज़ों की परवाही नहीं करते हैं। और जब हमारी आँच आएगी हमारे आत्मसम्मान पे, हमारे सामर्थ्य को कोई पुकारेगा, तो बाजार फिर वो छोटी चीज़ हो जाती है, ध्यान रखिए आप। अच्छा, हाँ, ये घटता बढ़ता रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने कंकर किसी को नहीं मारा, तब भी 90 लाख करोड़ रुपए चले गए थे हमारे। हाँ, वो तो बिल्कुल टेरिफ बढ़ाने पे टेरिफ हुआ। बढ़ाने चले गए, वो तो अमेरिका की पॉलिसी पे और आप हुआ। देखिए 2 दिन से हम युद्ध कर रहे हैं, शेयर बाजार 1 रुपया नहीं गिरा। हाँ, तो इन चीज़ों, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं ना हम, पाकिस्तान की हैसियत क्या है हमारे सामने कि शेयर बाजार प्रभावित हो? वहाँ कौन सी कंपनियाँ, कौन सी इंडस्ट्रीज है? हाँ, और दुनिया को मालूम है कि भारत बहुत सामर्थ्यवान देश है। तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लड़ोगे तो कभी भी आपका शेयर बाजार प्रभावित नहीं होगा। और इंटरनेशनल लोगों को मालूम है कि सेंक्शन लग नहीं सकते, भारत बहुत सामर्थ्यवान हो चुका है। और तुलसीदास जी ने लिखा है, वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको मैं, कि सामर्थ्य को न दोष घुसाई, सामर्थ्यवान पे दोष लागू नहीं होता है, ध्यान रखो आप। बिल्कुल। तो हम सामर्थ्यवान जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे दुनिया हमको सलाम करेगी। तुलसीदास जी ने एक बात और लिखी, भय बिनु होय न प्रीत। आपका भय होना जरूरी है, यदि आपका भय नहीं होगा तो लोग आपसे प्रीत नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो राजा भाई ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को लेकर जो मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पूरा दुनिया आपके साथ खड़ा है, चाइना को छोड़ के। चाइना हमसे अनसिक्योर्ड हमेशा ही रहा है। क्या कारण है? वो चाइना को ये लगता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहा है? बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो आप। चाइना जो है, चाइना को हमसे दुख क्या है, कष्ट क्या है, कि चाइना की एक पैरेलल इकोनॉमी स्टार्ट हुई वियतनाम के अंदर, ठीक है। हाँ, और आप इंटरनेशनल यदि आपको पढ़ना पड़ेगा तो वियतनाम एक नया चाइना बनते जा रहा था। और कोविड जो थी चाइना की देन थी। हाँ, बायोलॉजिकल वेपन था। हाँ, उन्होंने दुनिया को बर्बाद करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन छोड़ा, ठीक है। वो WHO ने बाद में कहा भी, हाँ, ठीक है।
तो चाइना की थ्योरी ये रही है कि वो दुनिया में सबसे नंबर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ वो ही रहे, इसलिए भारत के पास क्या है, एक तो दुनिया के सबसे बड़ा बाजार भी है हाँ। और भारत सामर्थ्यवान भी है, तो चाइना को कम्पीट हमसे ही है मोर और लेस। हमारी आबादी और उनकी आबादी में एक नियर बाय कंपटीशन हमारा है भी। तो चाइना के कारण चाइना को जो तकलीफ है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है। देखिए सबसे पहले पेट में दर्द चाइना को हुआ जब आपने स्ट्राइक किया, तो हाँ, सबसे पहला रिएक्शन चाइना का आया। क्यों आया? चाइना को मालूम है कि भारत यदि सामर्थ्यवान होगा तो चाइना को तकलीफ है। उसको पाकिस्तान, देखिए वो पाकिस्तान को तो धीरे धीरे चाइना एक्वायर कर रहा है, जैसे नेपाल को या श्रीलंका के आसपास उसने पाँव पसार लिए, वैसे पाकिस्तान को तो एक्वायर कर रहा है वो। हाँ। लेकिन उसको मालूम है कि भारत सामर्थ्यवान हुआ तो भारत आगे बढ़ेगा पीओके की तरफ, और आगे बढ़ेगा तो चाइना को दिक्कत हमसे। तो चाइना अपनी बाउंड्रीज बचाने के लिए, हमारे सामर्थ्य को रोकने के लिए चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। एक बात और सामने आ रही है इस युद्ध के दौरान कि चाइना अघोषित रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि दूसरी तरफ चाइना आतंकवाद के मामले में ये कह रहा है कि हम इस मामले में भारत के साथ हैं। देखिए डबल स्टैंडर्ड है, चाइना पे आपको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा तो एक कमेंट, ये बात तो राजा भाई पाकिस्तान के लिए कही जाती है। नहीं, अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान अब मोरल सब, देखिए वो कंगाल और दिवालिया देश हो चुका है। हाँ बिल्कुल। यदि वो 10-15 दिन हमसे युद्ध लड़ लेना तो वहाँ दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे लोग। हाँ। पाकिस्तान 2022 से अनस्टेबल चल रहा है, जब से इमरान खान को बेदखल किया गया था तब से। हाँ। और वो गृह युद्ध में हमसे तो अभी बाद में लड़ रहा है। हाँ, पहले ये गृह युद्ध से निपट ले तो बड़ी बात होगी। वहाँ हमने पानी रोक दिया, वो 5-7 दिन 10 दिन के बाद तो पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। कहाँ से लाओगे पानी? हाँ। पानी को अमेरिका थोड़ी दे सकता उनको, पानी का रूट तो हमारा है, हमको ही देना है उनको पानी। बिल्कुल। तो यदि हमने दाना पानी रोक दिया उनका तो पाकिस्तान वैसे भी दिवालिया और कंगाल हो जाएगा। विषय ये नहीं है, विषय ये चाइना पे इसलिए बिलीव नहीं किया जाना चाहिए। चाइना हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड रहा है, चाइना को हमसे हमेशा असुरक्षा रही है। वो इनसिक्योर इसलिए रहा है कि हम पैरेलल इकोनॉमी के रूप में दुनिया में हम बढ़ते जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी चाइना को चैलेंज कर रही है। चाइना का एकाधिकार हुआ करता था दुनिया में, लेकिन वो एकाधिकार भारत ने तोड़ा है और भारत के सामर्थ्य को देखकर चाइना को कष्ट हो रहा है। एक और बात, आज दिन भर से जो घटनाक्रम चल रहा है उस दौरान देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान भी अटैक करने में पीछे नहीं हो रहा है। भले उसको असफलता मिल रही है, लगातार भारत को सफलता मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी लगातार अटैक कर रहा है। देखिए युद्ध में तो एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का एक्शन करना पड़ता है ना। युद्ध कोई वन साइडेड तो होता नहीं है। पाकिस्तान को भी अपने, देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो कौम है, आप यदि भारत पर अटैक नहीं करोगे तो पाकिस्तान कौम आपको वहाँ से तख्ता पलट कर देगी। उनको मतलब उन्हें मालूम है ना, उनका दुश्मन, वो भारत को दुश्मन मान रहे हैं ना, तो हमने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की कौम का पूरा एजेंडा क्या है कि आप पाकिस्तान हो तो भारत पर अटैक करो। तो उसका सामर्थ्य कितना है वो डिपेंड करता है, लेकिन उसको दिखाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, लेकिन कितना सर्वाइव करता है ये आपको देश काल परिस्थिति मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात के प्रयास नहीं होंगे कि दोनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो जाए? नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, यूएन के लेवल पे होंगे, लेकिन मतलब जिन परिस्थितियों में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से सैंक्शन लगे हैं, हाँ। तो हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बहुत जल्दी पीछे आने वाले नहीं हैं। नहीं तो फिर आपको ये लगता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए, भारत अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल। और पाक अधिकृत कश्मीर तक ये लड़ाई चलती रहेगी? वो भी पाक अधिकृत कश्मीर एक उसका पार्ट है ही। आपने जैसे शुरुआत में कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आतंकवाद एक विषय है, वस्तु है, बेस है इस युद्ध का। और वो कहाँ से वित्त पोषित हो रहा है, कहाँ से फलीभूत हो रहा है? पाकिस्तान से हो रहा है। तो हम जब पाकिस्तान, हमने सिविलियन पे अटैक नहीं किया, उन्होंने तो सिविलियन पे अटैक किया। हमारे यहाँ सिविलियन टूरिस्ट थे ना वो। हाँ। हम तो आतंकी अड्डों को ढूंढ ढूंढ के ठिकाने लगा रहे हैं। हमारा सिविलियन पे अटैक करना मकसद ही नहीं रहा, और हम जितने भी हमले कर रहे हैं सिविलियन पे कर ही नहीं रहे हैं। हम आतंकियों अड्डों पे कर रहे हैं, आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए कर रहे हैं। हम सीधी सिविलियन करते तो हमारी मिसाइलें कब से पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकती थी? नहीं, हम मानवता को उतना ही सम्मान कर रहे हैं। उसमें हमने उन लोगों को छुआ ही नहीं है जिनका कोई रोल नहीं है। हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने भारत की पॉलिटिकल पीस को, मेंटल पीस को, सिविलाइज्ड पीस को डिस्टर्ब करने की चेष्टा की है। लंबे समय से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके कुछ समय बाद से वो बार बार लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। तभी ये संदेश उसके अंदर छिपा हुआ था कि हम किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में या किसी भी बात के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहे। कुछ ऐसा ही मामला था?
देखिए, आत्मनिर्भर एक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी था कि हम हाँ। हमारा उसको लंबे लेवल पर मेक इन इंडिया लेकर आए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया हाँ। भारत को। हाँ। तो जब क्या होता है, हमारा देश का प्रोडक्ट हमारे देश में बनता है तो ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रेवेन्यू बाहर नहीं जाता है, हाँ। और हमारा प्रोडक्ट यदि बाहर जाता है तो हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो मोदी चूंकि बिजनेस माइंडेड व्यक्ति भी है, तो उनको मालूम है इकोनॉमी को कैसे जनरेट किया जाना चाहिए। हाँ। देखिए, भारत को सामर्थ्य बढ़ाने में हम राफेल लाए, फ्रांस से लाए, हमारा सामर्थ्य बढ़ रहा है, विक्रांत हमारे पास है। तो हम, आप देखिए, जब हमारा आम बजट आता है तो हमारा बड़ा रेशियो जो है उसके अंदर जाता है कहाँ पे, फोर्सेस पे, हाँ। मिलिट्रीज पे, बिल्कुल, उस बिल्कुल। पर खर्च करते हैं। हाँ। हाँ। तो युद्ध हो या ना वो अलग पार्ट है, लेकिन वो रिजर्व तो रखना पड़ेगा, वो फंड तो बनाना ही पड़ेगा जितना पैसा आपको खर्च करना है उसके ऊपर। और वो हाँ। हमारा, आप देखिए, हम लोगों ने जब मुझे अच्छी तरह याद है जब राजनाथ सिंह राफेल लेने गए थे, हाँ। तो हम एक संदेश जाता है हम कितने सामर्थ्यवान हो चुके हैं। तो ये संदेश देने के लिए आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनते जाते हैं तो हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम मजबूत हो जाते हैं तो हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। हम आर्म्स एम्युनिशन में, सेना में मजबूत होते हैं तो फिर हम दूसरे देशों को संदेश होता है कि भारत को टेकन टू बी ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। तो ये सब बातें हैं। तो भारतीय सेना, भारतीय राजनीति, भारत का सामर्थ्य बहुत गौरवशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भाई, आपने जिस तरह से विस्तार पूर्वक बात बताई और जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है वो मैं समझता हूँ कि ये युद्ध आजकल में समाप्त होने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा। आतंकवाद का मुद्दा तो अपनी जगह है ही, क्योंकि हमारे देश के आम नागरिकों को जिस तरह से मारा गया उसकी हर भारतीय निंदा कर रहा था और भारत को जवाब देना भी ज़रूरी था। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो मुद्दा है, अब उसको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही हल करना ज़रूरी है। और इस समय हमारी जो सैन्य शक्ति वाली बात सामने आई है वो बहुत मजबूत है, हम आत्मनिर्भर है और हम दूसरे देशों को भी ये बताना चाहते हैं कि हम भारत को कोई ऐसे हल्के हाथ से ना लें। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।